बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर, कि जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल देखा था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों और किस किस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्पेशली देखेंगे कि कैश मैनेजमेंट आखिर कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कैश मैनेजमेंट, कि आखिर कैश को किस किस तरह मैनेज किया जा रहा है। हम कुछ मॉडल्स स्टडी कर रहे होंगे, बॉमल एंड मिलर और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किस तरह की होती है, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कुछ देख रहे होंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर कैश मैनेजमेंट। जल्दी जल्दी ब्रश अप करेंगे, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ चीजें डिस्कस काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। कैश मैनेजमेंट ऑब्वियसली के कैश को मैनेज करना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि माई प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, माई लिक्विडिटी बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद जो है अल्लाह मिला करे, दिस चैप्टर मेनली फोकसेस ऑन लिक्विडिटी एंड कवर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो इस पे हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो मोटिव्स क्या है, व्हाई डू आर वी होल्डिंग कैश, या हम कैश के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। अगर कहा जाए तो कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है, कैश इन हैंड को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। तो देर आर थ्री मेन मोटिव्स: नंबर वन ट्रांजैक्शंस मोटिव, नंबर टू प्रिकॉशनरी मोटिव एंड नंबर थ्री स्पेक्यूलेशन। तो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है भाई? अब बिजनेस प्राइमरीली नीड्स टू प्लान टू मेंटेन sufficient cash to meet its forecast transactions, example paying suppliers, employees, etc. Cash requirements to cover this motive can be planned using a cash flow forecast. भाई देखो, ट्रांजैक्शंस होनी है, सप्लायर को भी पेमेंट होनी है, एम्प्लॉयज को भी वेजेस जाने हैं, इन सब कामों के लिए, यानी कि कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेटिव एक्टिविटीज के लिए, या ट्रांजैक्शंस करने के लिए, सेल परचेज पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, इन सब के लिए हमें कैश चाहिए ऑब्वियसली। दैट इज अ ट्रांजैक्शन मोटिव। नंबर टू इज द प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि कभी कोई बुरा वक्त आ सकता है, कभी भी अनसीन कोई भी चीज हो सकती है, अनसर्टेनिटी, जिसमें एक्सीडेंट हो सकता है, कोई लेबर का हाथ पर आ जाए मशीन में, या फिर मशीन या फिर वेयरहाउस में आग लग जाए, या कोई भी ऐसी अनयूजुअल सी चीज हो जाए जिसको सेव करने के लिए या जिसके प्रोटेक्शन के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। सो यहाँ पे कुछ चीजें जैसे उन्होंने मेंशन किया है, बिजनेस विल अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हों जैसे कि गोल्ड या बॉन्ड्स या फिर शेयर्स, जो कि हम फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज करके उसको कैश में तब्दील कर लें। क्यों? इससे क्या है कि इससे हम अपनी इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम फुलफिल करेंगे। इसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी हमें बैकअप में रिजर्व्स चाहिए होते हैं। तीसरा है स्पेक्यूलेशन मोटिव। स्पेक्यूलेशन मोटिव यानी कि आने वाला वक्त, अभी कोई मसला हुआ नहीं है और ना अभी कोई होने के आसार है, बट हमें लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों के बाद कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। ये हमारी स्पेक्यूलेशन है, या हम कह लो फोरकास्ट है, कि जिसमें हम जो है ना स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई मसले हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कैश चाहिए, हम कुछ कैश होल्डिंग करके रखेंगे। नेक्स्ट, हाउएवर होल्डिंग कैश हैज अ कॉस्ट, यानी कि कैश को अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए कॉस्ट भी हमें बेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें यही बताया जाता है, स्पेशली फाइनेंस की दुनिया में, पैसों की दुनिया में, एफएम वर्ल्ड में हमें यही बताया जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स विद द पासिंग ऑफ टाइम। गुजरते वक्त के साथ पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जितना आप पैसा अपने पास कैश की शक्ल में रखोगे वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो जितने टाइम के लिए पड़ा हुआ है वो पड़े पड़े ही उसकी वैल्यू गिर रही है।
ठीक है। सो मस्ट ट्राई टू बैलेंस लिक्विडिटी विथ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हमें लिक्विडिटी भी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना सारा कैश आपने रखा हुआ हो कि वो पड़े पड़े ही उसका नुकसान हमें भरना पड़े। नेक्स्ट, कैश फ्लो फोरकास्टिंग। Cash flow forecast a detailed forecast of cash inflows and outflows incorporating both revenue and capital items. क्या कह रहे हैं कि detailed forecast of cash inflows and outflows incorporating both revenue and capital items. हमें इनफ्लो पे भी नजर रखनी है, आउटफ्लो पे भी नजर रखनी है, ताकि हम रेवेन्यू प्लस कैपिटल आइटम्स को, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर भी नजर रख सकें। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट किस तरह से करेंगे, हमारे पास कुछ कैश रिसीट्स होंगी, कुछ कैश पेमेंट्स होंगी, और उसको हम सामने एक टेबल की शक्ल में, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, इस फॉर्मेट पर लेकर आएंगे। कैश रिसीट्स, जो कैश हमें मिलना है, जो कैश हमें मिलना है, कब मिलना है, जनवरी के महीने में, सेल्स की शक्ल में, इशू ऑफ शेयर्स की शक्ल में। कैश पेमेंट्स जो हमें करनी है अगले 3 महीनों में, परचेज पेमेंट की शक्ल में, डिविडेंड्स टैक्सेस की शक्ल में, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की शक्ल में, वेजेस की शक्ल में। कैश सरप्लस डेफिसिट फॉर मंथ हमारे पास निकल के आएगा वंस वी नेट ऑफ द कैश रिसीट्स एंड द कैश पेमेंट्स। तो या तो हमारे पास सरप्लस आ रहा होगा या तो हमारे पास डेफिसिट आ रहा होगा। अगर सरप्लस आ रहा होगा तो हम पॉजिटिव फिगर में लिखेंगे, अगर डेफिसिट आ रहा होगा तो नेगेटिव आ रहा होगा। देन कैश बैलेंस बिगिनिंग, यानी जो हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस था वो हम लिख रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैश बैलेंस, जो इंटरेस्ट इस पे चार्ज हुआ होगा वो लिखेंगे। एंड देन फाइनली कैश बैलेंस एंडिंग, क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखेंगे। तो ये हमारी सारी सूरत हाल है, ठीक है, सारा पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है कैश फोरकास्ट की। Ben is a wholesaler of motorcycle helmets. It is 1st January 2002. Credit sales in last quarter of 2001 were as follows. ये क्रेडिट पे सेल हुई है 2000 यूनिट हेलमेट अक्टूबर में, 2000 नवंबर में, 2500 दिसंबर में। क्रेडिट सेल्स फर्स्ट क्वार्टर में कितनी हुई है, फर्स्ट क्वार्टर 3000, 5000, 4500। कस्टमर्स आर गिवन 60 डेज क्रेडिट, 60 दिन का क्रेडिट मिलता है। Average selling price is $10. A price rise of $1 is planned in Feb. His biggest customer, Mixter, is given a 2% discount for paying cash when the sale is made. Mixter is planning to buy 150 helmets in Jan and 250 in March. The sales to Mixter are in addition to those credit sales stated above. यानी ऊपर जो अमाउंट गिवन है सेल्स की, उसमें ये दोनों शामिल नहीं है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। परचेजेस एन एवरेज ऑफ 30 डेज क्रेडिट, जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमें 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, $4 पर हेलमेट। Ben plans to buy in the helmets in a month in advance of selling them. Total overheads $2000 per month. This includes $400 depreciation, wages $1000. All other overheads are paid for after a credit period of 30 days. Ben plans to inject a further $5,000 of his own money into the business in March to help to buy non-current assets for $29,000. These assets will be depreciated over 5 years. Opening cash flow is negative 4,550, which is close to Ben's overdraft limit of 5,500. Requirement क्या कह रही है? Prepare a monthly cash flow budget for first quarter 2002 and comment on your results. तो सीधी सी कहानी है, आपने जो ऊपर फ्रेमवर्क देखा है उसी फ्रेमवर्क पे आपने अपना कैश फोरकास्ट बनाना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च इनफ्लोज, सेल्स आपने लिए 98% मल्टीप्लाई बाय $10 मल्टीप्लाई बाय 150, 98% ऑफ मल्टीप्लाई बाय $11 मल्टीप्लाई बाय 250। ये आपके पास कैश आ रहा है जनवरी के महीने में और मार्च के महीने में, ये कैश सेल्स हुई है, ठीक है। इस पे आपने डिस्काउंट जो दिया है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सेल्स रिसीट्स जो आपके पास आ रही हैं वो वर्किंग वन में शो कर रहे हैं, तो वर्किंग वन जरा जाके देखते हैं कि सेल्स रिसीट्स में क्या क्या। क्रेडिट सेल्स
प्लस दिसंबर की क्रेडिट सेल्स प्लस जैन की क्रेडिट सेल्स, तो उसके ऊपर 20,000, 25,000, 30,000। क्रेडिट सेल्स हमने यहाँ पे कैप सेल्स रिसीट्स में लिखा है 20, 25, 30। टोटल कैपिटल 5,000। तो ये वो सारे कैश इनफ्लोज हैं जो कि होने हैं इन मंथ्स में। आउटफ्लोज क्या क्या होने हैं, परचेजेस वर्किंग टू पे जाके देखेंगे। परचेजेस हमें दिसंबर में परचेजेस फॉर जनवरी सेल्स क्रेडिट एंड कैश 3150 मल्टीप्लाई बाय $4। जैन में परचेज कर रहे हैं फॉर फेब्रवरी सेल्स क्रेडिट ओनली 5,000 मल्टीप्लाई बाय $4। एंड फेब में खरीद रहे हैं मार्च की सेल्स क्रेडिट और कैश दोनों 4750 मल्टीप्लाई बाय 12,600, 20,000 एंड 19,000। ठीक है, तो इसी तरह 12,600, 20,000, 19,000 वर्किंग थ्रू से आ गया। ओवरहेड्स 2,000 माइनस 400 माइनस 1,000, 600, 600, 600। वेजेस लिख दिए 1,000, नॉन करंट एसेट्स 29,000। ये सारे हमने परचेजेस यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो टोटल आउटफ्लो ये है हमारा। अब नेट कैश फ्लो क्या है, 21,470 माइनस 14,200। ठीक है, तो इसको आप देख 21,470 माइनस 14,200, 7,270 आ गया। इसमें से जो ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको हमने डिडक्ट कर लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,720। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली फॉर्मेट फॉलो करें, अपना जो डेटा गिवन है सवाल में वो डेटा फिल करें अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड योर गुड। कमेंट अगर आपको देने को बोला जा रहा है तो उसमें आप कमेंट क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप यही कमेंट करोगे कि जनवरी के महीने में पॉजिटिव फिगर आ रही है, यानी आपके पास कैश है। फरवरी के भी महीने में आपके पास पॉजिटिव कैश है, विच इज गुड अमाउंट, जो इंक्रीज भी हो रहा है। बट मार्च के महीने में आपके पास डेफिसिट आ रहा है 5,785। तो ये डेफिसिट क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट ए गुड न्यूज फॉर द कंपनी। इससे मतलब कैश शॉर्टेज से मुश्किल आ सकती है कारोबारी मामला। दैट्स द कमेंट यू आर गोइंग टू। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स। If a question provides you with operating cash flows and working capital movements, you may be required to adjust the operating cash flows for the cash flow impact of working capital movements to calculate monthly cash flows। क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन है और वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट्स भी गिवन है, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि प्रीवियस एक्टिविटी को ले लीजिए। अगर प्रीवियस एक्टिविटी के सवाल में गिवन होता कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन जनवरी 17,270, ड्यूरिंग जनवरी रिसीवेबल्स आर फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 10, ट्रेड पेबल्स फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 7,400, and inventory is forecast to rise by 7,400, then the net cash flow in January could be calculated। तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो 17,270, इसमें हम अब एडजस्ट कैसे कर रहे होंगे, लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 10,000 प्लस इंक्रीज इन पेबल्स 7,400, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,400। तो अब आप देख रहे हैं इंक्रीज इन रिसीवेबल प्लस होगा एंड पेबल माइनस होगा। सेम इंक्रीज इन्वेंट्री लेस होगा एंड डिक्रीज प्लस होगा। ठीक है, तो उलट हो जाएगा, डिक्रीज इन रिसीवेबल लेस हो जाएगा, पेबल प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द रूल जो आपको फॉलो करना है।
मेथड्स ऑफ ईजिंग कैश शॉर्टेजेस। अगर आपके पास कैश शॉर्टेज हो जाता है, अब आप क्या कर सकते हो? डिले नॉन एसेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कुछ खरीदना था, मान लो कोई एसेट खरीदना था, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी, कोई एसी खरीदना था, कोई गाड़ी खरीदनी थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी। तो अगर आपको लग रहा है फिल वक्त वो नॉन एसेंशियल या गैर जरूरी है, उसके बगैर भी अच्छा खासा काम चल रहा है, तो आप उसको होल्ड कर लो, डिले कर लो। एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लो को एक्सेलरेट करो। जिनको जिनको आपको पेमेंट करनी है उनको जरा कॉल करके याद दहानी कराओ, बोलो जल्दी से पेमेंट दे दें, कुछ डिस्काउंट ऑफर करके पेमेंट निकलवा लो, अर्ली सेटलमेंट कर लो। रिवर्सिंग पास्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय सेलिंग एसेट्स प्रीवियसली एक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि पिछले महीनों में या पिछले सालों में आपने कुछ ऐसा एसेट खरीद लिया जो कि नीडलेस था, तो अब आप उसको सेल ऑफ करके इन्वेस्टमेंट निकालो वहां से जो ब्लॉक हुए हैं पैसे। नेगोशिएटिंग अ रिडक्शन इन कैश आउटफ्लोज टू पोस्टपोन और रिड्यूस पेमेंट्स। सप्लायर जिनको आपको पेमेंट करनी है उनसे थोड़ी बातचीत करें, उनसे अपना पेमेंट पीरियड बढ़ाएं, एक्सटेंड करवाएं, या फिर जो कैश आउटफ्लो है उस पर कोई डिस्काउंट, कोई रिडक्शन, कोई ऐसी चीज कुछ करें, ठीक है। Longer credit might be taken from suppliers. Loan repayments can be rescheduled by agreement with the bank. Dividend payments could be reduced. इन सब पे बातचीत करके अपने पेमेंट्स को डिले करें, क्योंकि अभी आप कैश शॉर्टेज से गुजर रहे हैं। मैनेजिंग कैश सरप्लसेस। अगर आपके पास ज्यादा कैश आ जाए तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको सेव करना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में सीजनल फैक्टर की वजह से कैश डेफिसिट हो सकता है। फ्यूचर में कोई रिस्क की वजह से आपका जो है मसला हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करो, अभी जो आपके पास कैश सरप्लस आया है ना, उसको आप किसी न किसी तरह इन्वेस्ट कर लो, ट्रेजरी बिल्स में, टर्म डिपॉजिट्स में, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर में, ताकि आपके पास वो सेव हो जाए एज इन्वेस्टमेंट, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कैश डेफिसिट हो तो आप इन चीजों को यूज करके अपना वो शॉर्टेज फुलफिल कर सको। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से शॉर्ट टर्म आईओयूज होते हैं विच कैन बी सोल्ड व्हेन नीडेड। टर्म डिपॉजिट्स फिक्स पीरियड डिपॉजिट्स हो सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है, एंटाइटल द होल्डर टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कैन बी सोल्ड व्हेन नीडेड। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म आईओयूज इशूड बाय कंपनीज अनसिक्योर्ड। तो ये सारे तरीके कार हैं जिससे आप अपना कैश सरप्लस को सेव कर सकते हो। If cash surpluses are forecast for the long term due to seasonal factors, then a different perspective can be taken. Long-term cash surpluses may be used to fund investments, financing, dividends. अगर लॉन्ग टर्म कैश सरप्लस आ रहे हैं, यानी कि हर महीने कैश सरप्लस है और अच्छी खासी अमाउंट हो रही है, तो आप फिर इन्वेस्ट करो उसको न्यू प्रोजेक्ट्स में, एक्विजिशंस में, रीपे करो अपने पुराने डेट को, बाय बैक कर लो शेयर्स, डिविडेंड्स इशू करो, ये सारे तरीके हैं। Now, the mathematical models. Baumol model, mathematical models, Baumol model. ऑलराइट, अब बहुत सारे डिफरेंट कैश मैनेजमेंट मॉडल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश हमें किस तरह से कंपनी को होल्ड करना चाहिए, मतलब वो कौन सी अमाउंट है जो कंपनी को होल्ड करनी चाहिए अपने पास कम से कम। यानी वो समझदारी होती है अगर वो उतनी कैश अमाउंट अपने पास रखें, लाइक फॉर एग्जांपल कम से कम $10,000 तो उसके पास होने ही चाहिए इन कैश। तो वो कौन सी अमाउंट है, या ये उसकी, ये कौन तय करेगा कि वो $10,000 होने चाहिए, कि वो 15,000 होने चाहिए, कि वो $1 होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? तो इसके दो तरीके बताए गए हैं। एक है बॉमल मॉडल। It is based on the idea that deciding an optimum cash balance is like deciding an optimum inventory level. It assumes that cash is steadily consumed over time and a business holds a stock of marketable securities that can be sold when cash is needed. The Baumol model is an adaptation of the EOQ model to manage cash. यानी EOQ से मिलता जुलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही कहा जा रहा है कि मिलता जुलता है कितना कैश रखना चाहिए, मतलब कितने लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री रखनी चाहिए, उसी से मिलता जुलता ये चीज है। और जिसमें हमें बताया जा रहा है कि इदारे के पास, कंपनीज के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह के चेक्स होते हैं जो वो फौरी तौर पे एक्सचेंज करके कैश में तब्दील कर सकते हैं, राइट।
So EOQ, economic order quantity, root under 2CO, D divide by CH. CO is cost of order, D is demand, CH is cost of holding. So इसकी illustration देखते हैं. Find a company faces a fixed cost of $400 to obtain new funds. It requires $240,000 of cash each year. The interest cost on new finance is 12% per year, and the interest earned on short-term securities is 9% per year. How much finance should finder raise at a time? सिंपली इंटरेस्ट कॉस्ट न्यू फाइनेंस पे कितना है 12% पर ईयर. इंटरेस्ट अर्नड ऑन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कितना है 9% पर ईयर. तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश कितना आ जाएगा 3%. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है $400 विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट टू ऑब्टेन न्यू फंड्स. एनुअल डिमांड कितनी है $240,000. अब इस सारे डेटा को हमने EOQ पे अप्लाई कर देना है एंड हमारे पास $80,000 इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यू फंड्स टू रेज. दिस अमाउंट इज रेज 3 times every year. कैसे पता चल रहा है 240,000 डिवाइड बाई 80,000 3 times. सिंपल है, इजी है, ये ट्राई कीजिए खुद से. Division requires $1.5 million per year. Cash use is constant throughout the year. Transaction costs are $150 per transaction, and deposit interest is generated at 7.5%, and interest on short-term financial securities is 12%. So again, 12 minus 7.5 आपके पास आ जाएगा कि cost of holding, percentage of holding cash, and then उसके बाद आप simply EOQ का मॉडल लगाएंगे. 1.5% is the requirement, ये डिमांड है आपकी. 150 is your cost of order. ठीक है, तो ये देखिए ना, एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आपके पास 0.045 विच इज 12 minus 7.5. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा $1 lakh. ठीक है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं. ड्रॉबैक्स क्या है इसके? It is difficult to predict amounts required over future periods with much accuracy. Obviously, आपको फ्यूचर में कितने अमाउंट या कितने पैसों की जरूरत होगी एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है, बट वो अंदाजा कितना दुरुस्त होगा ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम. Unlikely that cash will be used at a constant rate. जरूरी नहीं है कि हर महीने सिर्फ आपके 10,000 ही इस्तेमाल हो. किसी दिन किसी महीने 10,000, किसी महीने उससे ज्यादा, किसी महीने उससे ज्यादा, ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं. तो ये ड्रॉबैक्स हैं. देन मिलर और मॉडल में क्या कह रहे हैं? ये दूसरा मॉडल है जिसके जरिए हम कैश का लेवल पता कर सकते हैं. It's another cash management model which recognizes cash inflows and outflows vary considerably on day-to-day basis. This is clearly more realistic. This is more realistic than normal model assumption of the constant usage. A safety level lower limit of cash is decided, an upper limit is decided, and a spread is decided. ठीक है, the difference between lower and upper limit is called spread. यानी कि आपने सबसे लोअर लिमिट निकाल लिया कि ये मिनिमम इतना तो इस्तेमाल होगा ही, अपर लिमिट मैक्सिमम ये, और इन दोनों के बीच का जो भी फर्क है उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेड. सो स्प्रेड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा. स्प्रेड इज इक्वल टू 3 times 3 divided by 4 multiplied by transaction cost multiplied by variance of cash flows divided by interest rate to the power 1/3. Upper limit is equals to lower limit plus spread. This is the illustration. Minimum cash balance is this much, variance is this much, equivalent to standard deviation is this much, transaction cost for buying and selling security this much, interest rate this much. देखिए आपके पास सारा data given है. You just need to remember the formula and apply it correctly. इसमें मेजर जो गलती होती है वो कैलकुलेशन एरर हो जाता है. कैलकुलेटर में स्टूडेंट्स को यूज करना नहीं आ रहा होता कि किस तरह कैलकुलेटर से यूज करके इसकी करेक्ट एक्यूरेट वैल्यू निकाली जाए, बट दैट्स यू नीड टू लर्न कि आपको कैलकुलेटर में सही कैलकुलेट करना आना चाहिए.
ठीक है, तो सिंपली कुछ भी नहीं है, जो भी डेटा था उसको फॉर्मूला में अप्लाई किया और आंसर निकाल। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? अच्छा, ये देख लें, एग्जाम फोकस पॉइंट, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, you will need to square it to calculate the variance. And again 365 days होते हैं, but इंटरेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट को अगर आपको पर डे या पर मंथ या पर वीक इंटरेस्ट रेट निकालना हो तो डिवाइड बाय 365 करेंगे। ड्रॉबैक्स क्या है इस मॉडल के कि एस्टिमेट्स यूज्ड आर लाइकली टू बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन, जो जाहिर है फ्यूचर पे एप्लीकेबल जरूरी नहीं कि हर दफा हो, तो ये अनरिलायबल एज अ प्रिडिक्टर है। मॉडल डज नॉट इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ सीजनैलिटी, सीजन को ये नहीं सामने रखता, यानी जाहिर है कभी होता है ना कि बिजनेस का सीजन अप है, ईद के नजदीक ज्यादा शॉपिंग बढ़ जाती है, रमजान में ज्यादा हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये सीजन के ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन ये मॉडल जो है सीजन के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। ऑल राइट, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, द अप्रोच टेकन टू फाइनेंसिंग द लेवल फ्लक्चुएशंस इन लेवल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। Assets will be divided into three types: non-current asset, जिसको फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं, परमानेंट करंट एसेट्स एंड फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, ये तीन तरह के एसेट्स हैं। इसको फिक्स्ड, परमानेंट, ये परमानेंट करंट एसेट्स हैं, ऐसे करंट एसेट्स जो कि परमानेंट होते हैं, जो कि होते ही होते हैं, जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। एंड फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स यानी कि वो एसेट्स के जो कभी होते हैं कभी नहीं होते, सीजन वाइज भी कभी होते हैं कभी नहीं होते। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हमें अलग तरह से चलना पड़ता है, वो यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस चीपर होते हैं, हायर रिटर्न, लेकिन किस में मिलता है? बिकॉज इन्वेस्टर्स रिक्वायर हायर रिटर्न फॉर लॉकिंग देयर मनी अवे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स। लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अगर आप अपना फाइनेंस लॉक करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वही ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो दो स्ट्रेटेजीज है, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव। अग्रेसिव में मिनिमल लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, इसमें हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, mainly uses cheaper short term sources, mainly uses secure long term sources। तो ये दो फर्क है अग्रेसिव में एंड कंजर्वेटिव। अग्रेसिव आप समझें कि हर चीज शॉर्ट टर्म, अभी के अभी, अभी के अभी, और कंजर्वेटिव में समझदारी के साथ लॉन्ग टर्म को सामने रखते हुए चलें। Choices of working capital finance strategy: management attitude to risk, strength of relationship with the bank providing an overdraft, ability to raise long-term finance। भाई क्या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस स्ट्रेटेजी को अगर आपको और बेहतर करना है तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट एटीट्यूड टू रिस्क, रिस्क की तरफ हमारी मैनेजमेंट का एटीट्यूड किस तरह का है, क्या हम हायर रिस्क लेना चाहते हैं या हम लो रिस्क पे चलते हैं, क्या हमारा कंपनी का क्या रुझान है, फिर कंपनी का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है उस बैंक के साथ जिससे वो ओवरड्राफ्ट लेता रहता है वक्तन फवक्त। एंड तीसरी चीज जो एक बहुत अहम फैक्टर है, एबिलिटी टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्या आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में कि लोग आपको लॉन्ग टर्म पे उधार देने को तैयार हो जाए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। फाइनली, ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है ट्रेजरी मैनेजमेंट के? नंबर 1, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 3, फंडिंग, नंबर 4, कॉर्पोरेट फाइनेंस। लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी कि आपके कैश, लिक्विड कैश को किस तरह मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, फंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये चारों चीजें जो है ट्रेजरी मैनेजमेंट के फंक्शंस कहलाते हैं। इन सबको हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई एज सच बहुत ज्यादा बात करने के लिए है नहीं।
लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आपके कैश इन हैंड। फंडिंग, आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप अपनी कंपनी के लिए कहाँ से लोगे, क्या डेट फाइनेंस से पैसा उठाओगे या इक्विटी फाइनेंस से पैसा उठाओगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कि आपकी कंपनी में कितना आप सेविंग्स पे चलते हो, रिजर्व्स पे चलते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड फाइनली रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को किस तरह आप मैनेज करके चल रहे हो, करेंसी रिस्क को, एक्सचेंज रेट्स को, इंटरेस्ट रेट रिस्क को। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, क्या आपके इदारे में ये डिपार्टमेंट या इसकी मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि हेड ऑफिस में सारे मामला इसके देखे जाते हैं, या ये डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट आपने अथॉरिटी दे दी है, हर डिपार्टमेंट को बजट दे देते हो और बोलते हो खुद ही मैनेज करो, खुद ही गुजारा करो, या ये सेंट्रलाइज्ड है कि जिसमें हेड ऑफिस ही सारे फैसले, अहम फैसले, डिसीजंस ले रहा होता है, स्ट्रेटेजीज में चल रहा होता है। एडवांटेज क्या है सेंट्रलाइजेशन के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब एक सेंटर हेड ऑफिस होगा, यानी कि एक माँ होगी, तो वो एक माँ बेहतर जानती है कि उसके कितने बच्चे हैं और हर बच्चे की क्या नीड है, और किस बच्चे को किस बच्चे से मिला के हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल सस्ते काम में कर सकते हैं। यानी कुछ रिसोर्सेज होंगे जो इसके पास होंगे, कुछ रिसोर्सेज होंगे जो इसके पास होंगे, तो इसको वो रिसोर्स चाहिए जो इसके पास है और इसको वो रिसोर्स चाहिए जो इसके पास है। तो ये माँ का काम है कि इन दोनों को कनेक्ट करे या इन दोनों को एक्सचेंज करने पर आमादा करे, कोऑपरेट करने में करे, क्योंकि फायदा फिर किसका होगा, अल्टीमेटली कंपनी का होगा। अब अगर ये माँ ही केपेबल इनफ नहीं है कि इन दोनों में हम आहंगी के साथ इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाए, तो ये क्या करेगा, बाहर वाले से खरीदेगा रिसोर्स, ये क्या करेगा, बाहर वाले से खरीदेगा रिसोर्स, और क्या होगा, खर्चा कंपनी का होगा। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल फायदा होता है सेंट्रलाइजेशन से। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, आप बेहतर तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हो। रिड्यूस्ड बोरोइंग, लोअर कैश बैलेंस, एक्सपर्टीज, ये सब जब कंपनी एज वन ऑपरेट कर रही होती है तो बेहतर तरीके से सारी चीजें चल रही होती हैं। डिवाइडेड में हर कोई अपना अपना सोच रहा होता है और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, जिस वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल लूज हो जाती है। ठीक है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बेसिक रीड है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल।